आज के लेक्चर में हम बात करेंगे टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन। इससे पहले कि हम इस लेक्चर को शुरू करें और एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स की बात करें, हम एक बड़ा इम्पोर्टेंट फ्रेम है उसकी हम बात कर लेते हैं। वो हमारे पास फ्रेम होता है दी टी एन बी फ्रेम। हमें पता है जब भी कोई कर्व होगा, स्पेस कर्व या प्लेन कर्व, और उसकी ओरिएंटेशन इस तरह से है, तो आप कोई भी यूनिट टेंजेंट वेक्टर बना सकते हैं और इसी तरह से आप यूनिट नॉर्मल वेक्टर बना सकते हैं। जब आप टी क्रॉस एन क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, टी यूनिट वेक्टर और एन यूनिट वेक्टर का, तो हमें एक तीसरा वेक्टर मिल जाएगा जो कि आउट ऑफ द प्लेन होगा। वो कहलाएगा बी यूनिट वेक्टर। तो बी यूनिट वेक्टर हमारे पास बनता है जब आप टी क्रॉस एन यूनिट वेक्टर ले रहे होंगे। इस बी यूनिट वेक्टर को हम कहते हैं बाय नॉर्मल वेक्टर। बाय नॉर्मल वेक्टर ये जो टी एन बी, टी फॉर टेंजेंशियल डायरेक्शन, एन फॉर नॉर्मल डायरेक्शन, बी फॉर बाय नॉर्मल डायरेक्शन, इसका हम एक कंप्लीट नाम रख लेते हैं जिसे हम कहते हैं टी एन बी फ्रेम, या हम इसे कहते हैं फ्रेने फ्रेम। इसे हम कहते हैं फ्रेने फ्रेम के। अब इसका हमें क्या एडवांटेज क्या होता है? कोई भी कर्व है, आप इस कर्व में एक पूरा कोऑर्डिनेट एक्सिस बना सकते हैं, टी एन बी फ्रेम बना सकते हैं, जो कि लोकली टी एन बी में एक पूरा फ्रेम बन रहा होगा। टी एन बी फ्रेम हर जगह पे ये टी एन बी फ्रेम बन रहा होता है। इसका हमें ये एडवांटेज होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके साथ हम फ्रेम अटैच कर देते हैं और उसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन या कर्वेचर को हम डिस्कस कर सकते हैं। बीज यूनिट वेक्टर जो कि बाय नॉर्मल वेक्टर है, ये आमतौर पे यूज किया जाता है जब आपके पास टॉर्शन हो। इस पे हम बात करेंगे। ओके, तो अब नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है, बेसिकली वो टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन है। टेंजेंशियल टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन। एक चीज आप याद रखिए, हमने ये सीखा है और बार बार इसको यूज किया है कि जब भी आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा, तो अगर आप आर और इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमेशा जीरो होंगे, जिसका मतलब है कि आर इज ऑर्थोगोनल टू डी आर बाई डी टी, यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑर्थोगोनल है, 90 डिग्री पे है वेलोसिटी वेक्टर के। ये इस तरह से हमारे पास कर्व बन रहा होता है। ये हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर है। अब इसी तरह से जब हमारे पास आर डैश यानी कि डी आर बाई डी टी का मैग्नीट्यूड अगर कांस्टेंट होगा, तो डी आर बाई डी टी जो कि वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन जो कि इसका सेकंड डेरिवेटिव है, ये हमारे पास जीरो होगा। वेलोसिटी वेक्टर हमारे पास इस तरह से 90 डिग्री पे बन जाएगा। ये एक्सेलरेशन है। वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन में टी यूनिट वेक्टर होता है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में के लिए जो डायरेक्शन होती है, एक्सेलरेशन के लिए जो डायरेक्शन होती है, वो हमारे पास एन यूनिट वेक्टर है। ठीक हो गया।
क्वेश्चन ये होता है कि अगर वेलोसिटी वेक्टर कांस्टेंट है, वेलोसिटी वेक्टर कांस्टेंट है, उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, यानी कि स्पीड हमारे पास कांस्टेंट है, तो ये कैसे हो जाता है कि एक्सेलरेशन हमें मिल जाता है? आपने देखा होगा, बल्कि सीखा है कि अगर किसी रोड पे कोई कार मूव कर रही हो और इसकी स्पीड कांस्टेंट स्पीड हो, फॉर एग्जांपल 100 किलोमीटर पर आवर है, और ये इसी स्पीड से मूव कर रही है, तो हम कहते हैं कि देयर इज नो एक्सेलरेशन, वहाँ कोई एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन हमारे पास ज़ीरो होगी। लेकिन अगर रोड पे गाड़ी मूव कर रही है और ये स्ट्रेट लाइन में, ये याद रखिए, ये स्ट्रेट लाइन में है, स्ट्रेट लाइन में। स्ट्रेट लाइन से मुराद हमारे पास यहाँ लाइन नहीं बनेगी, बेसिकली रोड को आप कह दें कि वो स्ट्रेट रोड है, स्ट्रेट रोड कह दीजिए। अब इसी तरह से ये गाड़ी हमारे पास है और यहाँ पर इसकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है और यहाँ पर इसकी स्पीड फॉर एग्जांपल 120 किलोमीटर पर आवर है। कुछ देर के बाद तो इसका मतलब है कि ये कार जो है ये एक्सेलरेट कर रही है। ये जब एक्सेलरेट करेगी तो एक्सेलरेशन हमारे पास ज़ीरो नहीं होगा। यहाँ पर क्या था, एक्सेलरेशन हमारे पास ज़ीरो था। ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि हम जब कर्व में बात करते हैं, जैसे कि यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं, या ये कर्व हम दोबारा बना लेते हैं। अगर हम इस कर्व की बात करें, यहाँ पर अगर एक वेलोसिटी वेक्टर है और ये वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, तो फिर कैसे एक्सेलरेशन जनरेट होगा जो कि 90 डिग्री पे हो? अब ये क्वेश्चन है। ठीक है। इसका आंसर ये है कि जब आप वेलोसिटी वेक्टर की बात करते हैं कि वो कांस्टेंट है, स्पीड अगर कांस्टेंट है, लेकिन इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। जब डायरेक्शन चेंज होती है, तो फिर एक्सेलरेशन डेवलप होता है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंजेस, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, इस तरह से हमें लिखना चाहिए, डायरेक्शन चेंजेस, then we have acceleration, we have acceleration। ठीक हो गया। आई होप कि आपको ये समझ आ गया है कि जब भी वेलोसिटी कांस्टेंट ही रहे, यहाँ पर 2 मीटर पर सेकंड रहे, 2 मीटर पर सेकंड रहे, लेकिन फिर भी हमारे पास एक्सेलरेशन डेवलप होगा ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन। ओके। तो ये बात तो हमें समझ आ गई कि हमारे पास वेलोसिटी और वेलोसिटी कांस्टेंट भी हो तो एक्सेलरेशन हमें मिलेगा। अ, लेकिन अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है, इज नॉट ए कांस्टेंट, स्पीड अगर कांस्टेंट नहीं है, ये वेरी कर रही है, तो फिर ये 90 डिग्री पे हमें एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा। अगर हमारे पास एक जगह पे वेलोसिटी फॉर एग्जांपल 2 मीटर पर सेकंड है और दूसरी जगह पे 3 मीटर पर सेकंड है, यानी कि वेलोसिटी का या अगर आप इसको इस तरह से नहीं देखना चाह रहे, आप सिर्फ ये देख लीजिए कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इज नॉट कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट नहीं है जब आप किसी पॉइंट पे मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो ये एक्सेलरेशन ज़रूरी नहीं कि 90 डिग्री पे हो। ये एक्सेलरेशन फिर हमारे पास किसी और एंगल पे होगा, ये किसी और एंगल पे होगा, 90 डिग्री पे नहीं होगा। जब ये किसी और एंगल पे होगा, तो इसके हमारे पास, हमें ये तो पता है कि यूनिट वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन में टी यूनिट वेक्टर और ये एन यूनिट वेक्टर तो लाजमी होंगे। टी यूनिट वेक्टर, एन यूनिट वेक्टर एग्जिस्ट करते हैं। अब जब एक्सेलरेशन हमारे पास 90 डिग्री पे नहीं है, तो इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट्स होंगे, टू कंपोनेंट्स। जैसा कि आप देखते हैं, कोई भी अगर फोर्स है इस डायरेक्शन में, तो इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, क्योंकि ये कंपोनेंट्स कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं फोर्स के हवाले से। ओके। एक ये कंपोनेंट होगा, एक ये होगा। अगर हमारे पास कोई फोर्स एक्स एक्सिस से ज्यादा करीब है,
तो इसका मतलब है कि इसका एक्स कंपोनेंट ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है और वाई एक्सिस कम कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसी तरह से अगर कोई फोर्स वेक्टर उसमें इस तरह से फोर्स वेक्टर है तो इसका मतलब है कि इसमें वाई एक्सिस ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है और एक्स एक्सिस कम कंट्रीब्यूट कर रहा है। ओके, इस तरह से होगा। तो इसी तरह से यहाँ पर एक्सेलरेशन वेक्टर जब 90 पे नहीं है तो दो कंपोनेंट्स आते हैं और दो कंपोनेंट्स क्योंकि अब हमने एक फ्रेने फ्रेम बना लिया है, यहाँ पर फ्रेने फ्रेम बी यूनिट वेक्टर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमने ऑलरेडी एक फ्रेम अटैच किया हुआ है जो कि टी यूनिट वेक्टर और एन यूनिट वेक्टर हमारे पास है, टेंजेंशियल और नॉर्मल है हमारे पास। तो इसका मतलब ये होगा कि आप ए वेक्टर को इन टर्म्स ऑफ टेंजेंशियल जो कि टी डायरेक्शन में होगा और नॉर्मल जो कि एन यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में होगा, ये दो कंपोनेंट एग्जिस्ट करेंगे। अगर हमारे पास ए टेंजेंशियल कंपोनेंट हमारे पास 0 आ जाए तो हमारे पास सिर्फ ए नॉर्मल एग्जिस्ट करेगा। अगर हमारे पास नॉर्मल कंपोनेंट 0 आ जाए तो हमारे पास ए वेक्टर जो है वो सिर्फ टेंजेंशियल आ रहा होगा। ओके, इसको हम देखते हैं कि ये कंडीशन कब हमें मिल रही होंगी। लेकिन इससे पहले कि हम ये टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट को फिजिकली बताएं, हम इसका एक प्रूफ कर लेंगे कि ये वैल्यूज नॉर्मल कंपोनेंट और टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या होंगे। एक्सेलरेशन एंड normal components of acceleration इसका प्रूफ हम देखते हैं कि वो क्या कंपोनेंट होंगे। स्टार्ट करते हैं वेलोसिटी वेक्टर से। आपको पता है कि वेलोसिटी वेक्टर हमारे पास होगा वेलोसिटी वेक्टर डी आर बाई डी टी। इस पे आप चेन रूल अप्लाई कीजिए तो ये हमें मिलेगा डी आर बाई डी एस और डी एस बाई डी टी। डी आर बाई डी एस आपको याद होगा कि ये हमारे पास यूनिट टेंजेंट वेक्टर हुआ करता है। ये आ जाएगा टी यूनिट वेक्टर और डी एस बाई डी टी। इसी तरह से अगर हम एक्सेलरेशन फाइंड करें तो हमारे पास आंसर होगा डी वाई बाई डी टी। डी बाई डी टी वेलोसिटी वेक्टर इक्वल था टी यूनिट वेक्टर डी एस बाई डी टी। डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू, यहाँ पर आप फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन अप्लाई करें, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें तो हमें आंसर मिल रहा होगा डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर टी यूनिट वेक्टर प्लस डी एस बाई डी टी यूनिट वेक्टर बाई डी टी। ओके, तो एक्सेलरेशन वेक्टर हमारे पास है, एक्सेलरेशन हमारे पास है डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर टी यूनिट वेक्टर प्लस और डी एस बाई डी टी। हम इसके लिए भी विद रिस्पेक्ट टू एस हम लिख लेंगे डी एस बाई डी टी। चेन रूल अप्लाई कर दिया है यहाँ पर। डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर टी यूनिट वेक्टर प्लस डी एस बाई डी टी का होल स्क्वायर और डी टी यूनिट वेक्टर बाई डी एस। हमें कर्वेचर का फार्मूला पता है डी टी यूनिट वेक्टर बाई डी एस और इसको आप डिवाइड करेंगे इसके मैग्नीट्यूड से तो हमें पता चल रहा है, सॉरी, ये कर्वेचर का फार्मूला, ये एन यूनिट वेक्टर का बेसिकली फार्मूला है। इसको आप डिवाइड करेंगे इसके मैग्नीट्यूड से तो हमें कैपा मिल रहा होगा और ये कैपा इक्वल हो जाएगा एन यूनिट वेक्टर डी टी यूनिट वेक्टर बाय डी एस के। तो हम डी यहाँ से हमें कर्वेचर
डी टी यूनिट वेक्टर बाय डी एस मिल जाएगा कैपा एन यूनिट वेक्टर से। ओके, ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये मिल जाएगा डी एक्सेलरेशन डी स्क्वायर एस बाय डी टी स्क्वायर टी यूनिट वेक्टर प्लस टी एस बाय डी टी होल स्क्वायर कैपा एन यूनिट वेक्टर। तो आपको याद होगा या आपको पता है कि हमारे पास जब भी कोई पोजीशन वेक्टर लिखा जाता है तो उसको आप लिखते हैं एक्स आई प्लस वाई जे। तो आर की जो आर पोजीशन वेक्टर वो डिपेंड कर रहा होता है आई यूनिट वेक्टर पे, यानी इस आई कंपोनेंट पे, और आर डिपेंड कर रहा होता है जे कंपोनेंट पे। ओके, यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है ये डिपेंड कर रहा है टेंजेंशियल डायरेक्शन, टेंजेंशियल कंपोनेंट पे, एक्सेलरेशन डिपेंड कर रहा है नॉर्मल कंपोनेंट पे। तो ये हमारे पास टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट होंगे, यानी कि यहाँ पर ए टेंजेंशियल होगा डी स्क्वायर एस बाय डी टी स्क्वायर और ए नॉर्मल होगा डी एस बाय डी टी होल स्क्वायर कर्वेचर। ओके, तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी रोड पे कोई कार जा रही है, इस तरह से कार हमारे पास है, और ये कार के मूव कर रही है, तो हम इसको एनालाइज करते हैं इस तरह से कि ये पाथ हमारे पास बन रहा है। तो इस जगह पे टेंजेंशियल डायरेक्शन में हमारे पास टेंजेंशियल डायरेक्शन में ए टी होगा डी स्क्वायर एस बाय डी टी स्क्वायर, और जब नॉर्मल कंपोनेंट होगा, और एक्सेलरेशन याद रखिए कि ये इस तरफ है, तो नॉर्मल कंपोनेंट होगा ए नॉर्मल डी एस बाय डी टी होल स्क्वायर, ये इसका कंपोनेंट हो जाएगा कि नॉर्मल की डायरेक्शन में। अब अगर कर्वेचर जीरो हो जाए, कर्वेचर इज जीरो, तो एक्सेलरेशन हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा? आप देख रहे हैं कि जो नॉर्मल कंपोनेंट है ये कर्वेचर पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर ये कर्वेचर जीरो हो जाएगा तो हमें मिल जाएगा ए टी टी यूनिट वेक्टर, और ये हमारे पास हो जाएगा डी स्क्वायर एस बाय डी टी स्क्वायर टी यूनिट वेक्टर, यानी कि ये एक्सेलरेशन वही होगा जो कि आप स्ट्रेट रोड पे जब मूवमेंट एक्सेलरेट कर रहे होते हैं तो आपको ये कंपोनेंट मिल रहा होता है एक्सेलरेशन का। लेकिन इस रियल केस में क्या होगा कि अगर हमारे पास ए एन जीरो है, तो ये जो गाड़ी है कर्वेचर जीरो है, ये स्ट्रेट लाइन पे मूव करेगी, ये जो रोड है ये स्ट्रेट हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ पर ऐसा हो तो ये गाड़ी जो है बजाय ये कि इस तरफ जाने के, ये स्ट्रेट यहाँ पर आ जाएगी और यहाँ से ये खुदा न खास्ता खाई में गिर सकती है। लेकिन अगर हमारे पास कर्वेचर जीरो नहीं है, कर्वेचर इज बिग, और टेंजेंशियल कंपोनेंट हमारे पास जीरो है, टेंजेंशियल कंपोनेंट हमारे पास जीरो है, तो इसका मतलब क्या होगा कि गाड़ी आगे की तरफ नहीं जा रही है। गाड़ी किस तरफ जाएगी? वो इस तरफ अंदर की तरफ कनकेव साइड पे चली जाएगी, और खुदा न खास्ता वो इस तरफ चली जाएगी, रोड से हट जाएगी। ठीक है, तो इसका काफ़ी एप्लीकेशंस हैं रोड के डिज़ाइन में कि आपने बैलेंस रखना होता है टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट का आपस में। कोई एक कंपोनेंट भी इम्बैलेंस होगा तो आपके पास चांसेस हैं कि आप रोड से हट जाएंगे और नुकसान हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।